हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी बायो की। ये जो मेरे नोट्स हैं वो एनसीईआरटी के ही बेस्ड हैं। बस थोड़े से कहीं कहीं जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जहाँ थोड़ा बहुत बाहर से आता है, मैं वही बस डिस्कस करूँगा। आज हम पढ़ेंगे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो पहले मैं एनसीईआरटी की लाइन लेना चाहूँगा कि क्यों इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure of a cell doesn't ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. ठीक है, इसका मतलब है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। वो किसी पे डिपेंड नहीं होता कि उनका कुछ जो फंक्शंस हैं वो कोई और कर देगा, कोई और सेल्स कर देगा। उनमें एक ही सेल्स होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो कुछ भी होता है उनके उस एक ही सेल से होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल्स है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंटली एक किसी ऑर्गेनिज्म का सारा काम कर सकता है तो वही यूनिट होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि साइटोलॉजी क्या होती है। तो जो स्टडी है वो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की, उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे अब हम सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, सेल को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था डेड सेल को कॉर्क से, और वो कॉर्क बना हुआ था ओक के पेड़ से, क्वेरकस सुबर जिसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, उन्होंने बॉटल कॉर्क को लिया, उसका थिन सेक्शन लिया और खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर उसे ऑब्जर्व किया, तो पाया कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हॉलो कंपार्टमेंट्स हैं। जिस हॉलो कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल्यूली का नाम दिया। ये सारी बातें उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में लिखी हुई हैं। ठीक है, जो लिविंग सेल की डिस्कवरी है उसको करने वाले थे एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म्स और आरबीसीज को। ठीक है, जो स्पर्म को ऑब्जर्व किया वो मेल ह्यूमन स्पर्म नहीं था, जबकि वो फिश का स्पर्म था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, और ये जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है उसको देने वाले कोई और नहीं, पुरकिंजे थे। ठीक है, बात करेंगे अब हम सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी की जो लाइनें हैं वो मैं एनसीईआरटी से लेना चाहूँगा। सेल थ्योरी को देने वाले थे 1838 में मैथियस लीडेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। 1838 में मैथियस लीडेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, अलग अलग काइंड के, अलग अलग प्रकार के, जो प्लांट टिश्यू को बना रहे थे। ठीक है, उसी दौरान एक दूसरे साइंटिस्ट थे जो थे थियोडर स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को और रिपोर्ट किया कि जो सेल्स हैं उनके एक आउटर थिन लेयर होता है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे कि जो प्रेजेंस है सेल वॉल का, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इस स्वान के और स्लीडन के इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये एक हाइपोथेसिस दिया गया कि all living organisms are composed products of cell। ठीक है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो नए सेल्स हैं वो कैसे अराइज होते हैं। तो इस थ्योरी में मॉडिफिकेशन आया रुडोल्फ वर्चो के द्वारा।
1855 में, जिन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया था कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसलिए आज के मॉडर्न टाइम में केवल ये 2 पॉइंट्स लिए जाते हैं सेल थ्योरी में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और दूसरा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब हम अगर साइज की बात कर लें सेल के साइज की, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। ठीक है, अगर माइकोप्लाज्मा को देख लें तो उसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर होती है, स्मॉलेस्ट सेल है वो। अगर बैक्टीरिया की साइज की बात कर लें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। अगर अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल की, तो जो सेल्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका जो डिफरेंस है वो मैं एनसीईआरटी से लेना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ है सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic। मतलब कि ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस तो होगा लेकिन उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा। उसको न्यूक्लियाइड प्रोक्रोमोसोम्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि एक मेन डिफरेंस है। अदर डिफरेंसेस भी हैं जो हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को, और डिफरेंस बताते जाएंगे। एक और डिफरेंस बताता हूँ कि प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके उसमें भी 70s पाए जाते हैं। और अगर बात करें हम कि सेल ऑर्गेनेल्स की, तो प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम एक यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, और कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। अब हम प्रोकैरियोट्स को डिटेल में पढ़ेंगे एक बैक्टीरियल सेल का एग्जांपल लेके। जो प्रोकैरियोट का एक बैक्टीरियल सेल है, उसका आप एक टिपिकल स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं। इसमें जो सेल इन्वॉल्व होता है उसके 3 लेयर्स होते हैं, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल एनवलप का, जो कि बना हुआ है पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन हमेशा नहीं होगा, ये में प्रेजेंट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप के होते हैं, कैप्सूल लेयर प्लस स्लाइम लेयर। ये ऐसा नहीं है कि ये सारे बैक्टीरिया में दोनों ही लेयर प्रेजेंट होंगे। किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल लेयर होगा तो किसी बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होगा। जो कैप्सूल लेयर होती है वो टफ और हार्ड कवरिंग होती है उसकी, जबकि जो स्लाइम लेयर होता है वो लूज शीथ होता है। जो कैप्सूल लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम फैगोसाइटोसिस बाय डब्ल्यूबीसी। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल इंगल्फमेंट, मतलब कि कोई सेल जो है उसको डाइजेस्ट कर जाए जो अपना फंक्शन ना कर पाए। ऐसा हमारी इम्यूनिटी शो करती है डब्ल्यूबीसी सेल्स जो हैं वो। जो स्लाइम लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब ड्राइंग अप या लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो ये स्लाइम लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है कि जो बैक्टीरिया सेल है उससे वाटर का लॉस ना हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो S3 टाइप जो डिप्लोकोकस निमोनी है, निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया, उसमें कैप्सूल लेयर पाया जाता है और स्लाइम लेयर पाया जाता है R2 टाइप में। ठीक है, अगर हम बात करें सेल वॉल की बैक्टीरिया की, तो वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन मतलब इसके 2 पार्ट,
पेप्टाइड पार्ट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, इसको आप बोलेंगे पेप्टाइड पार्ट, जो कि बना होगा चेन के अमीनो एसिड्स का, लेकिन वो जो चेन होगा वो 50। तो बात करते हैं हम सेल वॉल की प्रोकैरियोट्स की। ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। पेप्टाइडोग्लाइकॉन या हम इसको म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन मतलब पेप्टाइड प्लस ग्लाइकॉन। पेप्टाइड प्लांट में अमीनो एसिड की चेन होगी, लेकिन वो 50 अमीनो एसिड से कम होंगे, क्योंकि 50 अमीनो एसिड से प्रोटीन बन जाते हैं। और ग्लाइकॉन पार्ट में शुगर या कार्बोहाइड्रेट होगा, जो कि नाम और नाक से मिनोमिक से हम याद रखेंगे एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। अब ये ज्वाइन कैसे होते हैं? ये जो प्रेजेंट है ये ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स, ये नाम और नाग हैं, ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और जो पेप्टाइड पार्ट है वो ऐसे पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज बनाता है और पेप्टाइड साइड चेन बनाता है। ये पेप्टाइड साइड चेन है, ठीक है। ये क्या है? पेप्टाइड साइड चेन, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ की क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बैक्टीरिया टू टाइप के हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें ये क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट है, इसलिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसमें ये क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब कैसे दो बैक्टीरिया दे दें तो हमें पता कैसे चलेगा कि ग्राम पॉजिटिव हैं कि ग्राम नेगेटिव हैं? उसके लिए क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेनिंग प्रोसीजर दिया था। उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट से क्या किया कि पहले बैक्टीरिया को स्टेन किया, फिर कलर फिक्सर के रूप में उन्होंने आयोडीन देना था। उसके लिए उन्होंने यूज़ किया पोटेशियम आयोडाइड का एज अ कलर फिक्सचर, ठीक है। इसको मॉर्डेंसी भी बोलते हैं। फिर उसका किया अल्कोहलिक वॉश, जो बैक्टीरिया कलर को रिटेन कर गया वो ग्राम पॉजिटिव, और जिसका कलर लूज हो गया वो ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब कुछ डिफरेंस की बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्रॉस लिंकेज एब्सेंट होता है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वो टिकोइक एसिड का होता है। पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लेकिन उसके ऊपर एज अ एंटीजन टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि लिपोपॉलीसेकेराइड होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर, ठीक है। अगर बात करें हम इनके सेल वॉल की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है और मोनोलेयर होता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उसका थिन होता है और बाई लेयर होता है, ठीक है। बात करें पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो क्रॉस लिंकेज पे अटैक करता है, क्रॉस लिंकेज को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, चूंकि इसके पास क्रॉस लिंकेज पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट है, तो पेनिसिलिन से ये सेंसिटिव होगा, और ग्राम नेगेटिव के पास नहीं है तो ये पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो डिस्ट्रॉय करती है पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज की। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो बॉन्ड है शुगर के या कार्बोहाइड्रेट के बीच में, और पेप्टाइड बॉन्ड है वो बॉन्ड है अमीनो एसिड्स के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो हो जाएंगे बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम ग्राम नेगेटिव के एस्केरेसिया कोलाई, विब्रियो कोलरा, एग्रोबैक्टीरियम एंड राइजोबियम, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का लगभग सिमिलर ही होता है, डिफरेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो यूकैरियोट पढ़ते समय ही करेंगे। यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है एक ही चीज़ को दो बार पढ़ने से, ठीक है।
मीजोजोम्स क्या है, तो ये इनवेजिनेशन या इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, बात करें मीजोजोम की इन्वेजिनेशन की, वो तो 3 टाइप की हो जाती हैं, वेसिकल्स, टिब्यूल्स, लैमेले। ठीक है, तो जो वेसिकल्स हैं, टिब्यूल्स हैं और लैमेले, ये इन्वेजिनेशंस या इनफोल्डिंग्स हैं। ठीक है, और जो ये लैमेले हैं वो अलग होकर क्रोमैटोफोर्स बनाते हैं, जो कि सरफेस एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसी में पिगमेंट्स होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फंक्शन क्या है मीजोजोम की, तो ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को रेस्पिरेटरी ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन के लिए एरोबिक प्रोकैरियोट में, और ये हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और सेप्टम फॉर्मेशन में बाइनरी फ्यूजन के दौरान। ठीक है, बात करें अगर इनके न्यूक्लियोइड की, मतलब कि बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस की, तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और प्रोटीन होता है वो बेसिक होता है, पॉलीएमाइंस, जो कि हिस्टोन प्रोटीन होता है बाकी यूकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के पास होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया के पास, जो उसको एक्स्ट्रा सर्वाइवल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, जैसे है एफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड विथ फर्टिलिटी फैक्टर जीन, जो हेल्प करता है सेक्स पाइलस या कंजुगेशन ट्यूब बनाने में। ठीक है, जो हम ट्रांसडक्शन में आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे, ट्रांसडक्शन होता है जो ट्रांसफर होता है इन्हीं फर्टिलिटी फैक्टर जीन्स वगैरह का। ठीक है, बैक्टीरिया में। एक है आर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड विद रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर, मतलब कि अगर आर प्लाज्मिड किसी पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी, फिर भी वो सेंसिटिव नहीं होगा एंटीबायोटिक के, क्योंकि वो पेनिसिलिनेज एंजाइम बना के पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद से टीआई प्लाज्मिड, प्लाज्मिड विथ ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ये जो जीन है वो ट्यूमर कॉज करता है। ये देखा जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन में, जिसकी वजह से क्राउन गॉल डिजीज हो जाता है स्टेम में कुछ डाइकॉट्स के। ठीक है, जो राइबोसोम्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 70s टाइप्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। इसमें एक खास बात होती है कि इसमें पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होंगे। ठीक है, तो सिंगल एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से वो एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, एक ही प्रोटीन के मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, और ये जो पॉलीराइबोसोम्स है वो अटैच्ड हो सकते हैं इनर सरफेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, बात करें सरफेस अपेंडेजेस की, मतलब कि जो एक्सटेंशंस हैं सरफेस से, तो उसमें है फ्लैजला, ये जनरली प्रोटीनिशियस होते हैं। ठीक है, जो फ्लैजला है वो फ्लैजलिन प्रोटीन का बना हुआ है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक स्ट्रक्चर इसका, तो फ्लैजला का, इसमें है ये फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। ठीक है, ये इतना पार्ट जो होता है वो सेल के अंदर होता है और इतना पार्ट सेल के बाहर होता है। फिलामेंट जो होता है वो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, फिलामेंट जो होता है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फ्लैजला का। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद करने वाली है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि केवल एक बात मैं पहले बता दूं कि बेसल बॉडी में कुछ रिंग्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं LPSM रिंग। ठीक है, तो केवल 2 ही रिंग पाए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, S और M। ये L का मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं है, P का मतलब पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं है, बस ये याद करने के लिए एक मिनोमिक है कि चूंकि ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं पाया जाता है, इसलिए हम याद करेंगे कि L और P नहीं पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है, दूसरा है पाइलस, जो पाइलिन प्रोटीन का बना होता है, जो मैंने बताया किसकी वजह से बनता है, F प्लाज्मिड की वजह से बनता है। ठीक है, जो कि F प्लाज्मिड की वजह से बनता है और बैक्टीरियल कंजुगेशन में हेल्प करता है।
ठीक है। अगर हम बात करें फिम्बरी की, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, हेल्प इन अटैचमेंट विथ रॉक सरफेस एंड होस्ट टिश्यू, और ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नीट में, ठीक है। एक बात यहाँ पे है कि मीजोजोम मेनली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पिलाई एंड फिम्बरी मेनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैंने बताया कि इन्वेजिनेशंस है मीजोजोम की, उससे वैक्यूल्स और क्रोमैटोफोर्स बनते हैं। तो किन में पाए जाते हैं? तो जो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, सभी साइनोबैक्टीरिया, और जनरली जो ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हम देखेंगे। इंक्लूजन बॉडीज या ग्रैन्यूल्स, ये वैक्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स ही होते हैं जो फूड जनरली रिजर्व करते हैं सबस्टांसेस, फूड सबस्टांसेस, जैसे कि है साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, जो कि रिजर्व प्रोटीन है साइनोबैक्टीरिया में। ग्लाइकोजन बॉडी रिजर्व फूड इन 4 किंगडम, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया, हमारे में भी यही है। वोलेटिन ग्रैन्यूल्स या पॉलीक्रोमैटिक मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, सोर्स ऑफ रिजर्व फॉस्फेट विच इज इसेंशियल फॉर एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें फॉस्फेट रिजर्व होता है, इसको हम पॉलीक्रोमैटिक मेटाक्रोमैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। एटीपी फॉर्मेशन के लिए एडीपी से जो फॉस्फेट चाहिए होता है वो यहीं से आता है बैक्टीरियाज में, ठीक है। पीएचबी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट, ये सोर्स है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं प्रोकैरियोट्स सब खत्म करने वाला हूँ। ग्लाइकोकैलिक्स और या कैप्सूल जो लेयर होता है उसका, वो प्रोवाइड कराता है गमी स्टिकी नेचर टू बैक्टीरियल सेल। टिकोइक एसिड मैं पहले ही बता चुका हूँ, सरफेस एंटीजन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोस्टली पैथोजेनिक एंड डिजीज कॉजिंग, ठीक है। होप यू guys like the video, like, share and comment your doubts. You can also contact to modernvisioners@gmail.com.